आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। तो हम लोग पिछला क्लास में बंगाल का टॉपिक को कंप्लीट कर लिए थे, बंगाल। और इसके अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ये युद्ध आपका होता है 1757 में, ये आपको याद रखना है। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट था वो था आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, और ये युद्ध होता है आपका 1764 में, ये आपको याद रखना था। तो बंगाल के अंतर्गत हमने ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ा था। प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया था, और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को पूरा का पूरा भारत में पैर जमाने का मौका मिल गया था। तो ये सब हमने पिछला क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में कई सारे यूरोपीय कंपनियां आते हैं, लेकिन उनमें से केवल और केवल अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही टिक पाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न था हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। तो इतना सारा कंपनी था, लेकिन इनमें से अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश सभी पे भारी था। तो ऐसा क्या था, ऐसा क्या रीज़न था जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही भारत में टिक पाए थे, ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस टेबल को थोड़ा सा नज़र डाल दीजिए और इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये टेबल आपका इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में यहाँ से मैच दिस यानी कि ABCD ऑप्शन दे करके मिलाने के लिए भी दे सकता है। यहाँ पे आपको स्थापना और स्थापना स्थल को याद रखना है। सबसे पहला पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना होता है 1498 में, और स्थापना स्थल रहता है कालीकट बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है। फिर है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो स्थापना है वो है 1600 ईस्वी, और स्थापना स्थल है सूरत, गुजरात। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना ईयर 1602, और स्थापना स्थल है मछलीपट्टनम जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसका पुराना नाम था मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम बोल दीजिए या फिर मछलीपट्टनम भी बोल दीजिए, चलेगा। मछलीपट्टनम कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना ईयर है 1616 ईस्वी, और स्थापना स्थल है सुता, यहाँ पे नूती होगा, सुतानुती। ये आपका पश्चिम बंगाल में है। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापना, और स्थापना स्थल सूरत, गुजरात। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731, इसकी स्थापना ईयर। अब ये कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर पाया था, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए इसकी स्थापना स्थल नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि स्थापना ईयर 1731 ईस्वी है। तो ये आपको याद रख लेना है, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। अब आइए हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक एक कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है पुर्तगाली। तो देखिए 1498 AD में, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक नाविक रहता है वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते होते हुए भारत आने का रास्ता, समुद्र होते हुए भारत आने का रास्ता खोज लेता है। देखिए ये जो बोलते हैं ना कि भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं किया था, बल्कि भारत आने का रास्ता खोजा था। किधर से? तो समुद्र से, समुद्र तट से भारत आने का रास्ता को ढूंढा था। कौन? वास्को डी गामा। तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने उत्माशा अंतरिप
केप ऑफ गुड होप, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका होते हुए भारत की खोज करने में सफलता प्राप्त की। इसमें सीधा सीधी आपको याद रखना है कि 1498वीं पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ये भारत आने की खोज करता है। बस अब वास्को डी गामा भारत आता है तो कहाँ पे आता है, तो केरल के कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह में पहुँचता है। नाम रहता है कप्पक डाबू। ये कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक, इसका नाम रहता है जेमुरिन। कालीकट बंदरगाह पहुंचता है तो जेमुरिन वहाँ का शासक रहता है और ये वास्को डी गामा का बहुत ज़्यादा स्वागत करता है, क्योंकि हमारे भारत देश की संस्कृति है अतिथि देवो भव। तो जेमुरिन बहुत ज़्यादा स्वागत करता है पुर्तगालियों का। किसका? वास्को डी गामा का। पुर्तगाली में से किसका? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा को काफ़ी पसंद आता है भारत का संस्कृति, है ना। तो वास्को डी गामा का स्वागत किया तथा उसे मसाले एवं जड़ी बूटियाँ इत्यादि अपने देश ले जाने की अनुमति दे दी। तो ये हो गया, जेमुरिन उसका स्वागत किया और मेहमान जब जाता है तो कुछ दे, हम लोग देते भी हैं। तो वास्को डी गामा को बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया। क्या क्या दिया? तो उसका जहाज़ों को मसालों से भर दिया। काफ़ी जड़ी बूटियाँ जो भारत में प्रसिद्ध था वो सब उसको दे दिया और अपने देश ले गया। वो वास्को डी गामा अपना देश ले गया और जब अपना देश गया वास्को डी गामा ये सब ले करके, और वहाँ पे जब इसको बेचा वहाँ पे अपना देश में, तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। सीधा सीधे एकदम अमीर बन गया, बहुत ही मतलब थोड़ा सा ही एक ही दिन में या कुछ दिनों की यात्रा करके भारत में ये इतना लाभ कमा लिया। तो वास्को डी गामा सोचा कि क्यों ना भाई भारत से व्यापार किया जाए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, एकदम 60 गुना फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है ना। तो बस अब देश को लूटना प्रारंभ हो गया। तो वास्को डी गामा अपने हेक्टर नामक जहाज़ से काली मिर्च लेकर, काली मिर्च यानी कि मसाला समझ लीजिए, काली मिर्च लेकर के पुर्तगाल वापस लौट गया। यानी कि जितने सारे मसाला था, हाँ यहाँ पे जो दिया था मसाला जड़ी बूटी सब लेकर के जब पुर्तगाल पहुँचा वहाँ पे बेचा तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। वही बात को हमने यहाँ पे लिखा है। वास्को डी गामा अपने हेक्टर नामक जहाज़ से काली मिर्च लेकर के पुर्तगाल वापस लौट गया और वास्को डी गामा को इन वस्तुओं से यात्रा व्यय निकालने के पश्चात भी 60 गुना लाभ हुआ। सब लाभ का बात कर रहा है ये। तो बस वास्को डी गामा को लग गया कि भारत के साथ व्यापार करने में है फ़ायदा, 1 गुना 2 गुना नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, 60 गुना। तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। इस बार बढ़िया प्लानिंग के साथ भारत आया। पुर्तगालियों ने 1502 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो अब व्यापार का लक्षण नज़र आने लगा होगा आपको। सबसे पहले आया, उसको मतलब लाभ मिला, तब पता चला कि भारत के साथ व्यापार करने में फ़ायदा है। तो जब 1502 में वास्को डी गामा फिर से आया तो अपना फैक्ट्री स्थापित करना प्रारंभ किया। तो 1502 में कोचीन में अपना सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया और फिर कन्नूर में। कोचीन एवं कन्नूर के अतिरिक्त पुर्तगालियों ने भारत में गोवा द्वीप और दमन में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ये अपना अपना व्यापारिक कोठी खोल रहा है। फिर पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में भारत छोड़कर गए थे। कब गए थे? तो 1761 में। पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू और आलू की खेती प्रारंभ कराई थी, है ना। आलू की खेती भी पुर्तगालियों की ही देन है और तंबाकू भी। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम यानी 1556 एडी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। ये इम्पोर्टेंट है। और पुर्तगाली भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। जब भारत आए और भारत के समीप यहीं पे यानी कि पड़ोसी द्वीप है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखने लगे पुर्तगाली सब। तो ये हो गया हमारा पुर्तगाली का टॉपिक कंप्लीट।
एक बार समअप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सीधा सीधा याद रखना है कि 1498 ये ईयर आपका इम्पोर्टेंट है। वास्को डी गामा सबसे पहला भारत आने का रास्ता खोजता है। भारत कहाँ पे आता है? तो केरल में, केरल के समीप एक बंदरगाह है कालीकट, कालीकट बंदरगाह में पहुँचता है। वहाँ का शासक रहता है जेमुरिन। जेमुरिन वास्को डी गामा का बहुत ज़्यादा स्वागत करता है और जब ये वापस जा रहे होते हैं तो इसके जहाज़ों को मसालों से भर देता है। वास्को डी गामा अपने मसालों को लेकर के यूरोप पहुंचता है। वहाँ पे जब इसको व्यापार करता है, इसको बेचता है, तब इसको सब हटा करके, यानी कि यात्रा का खर्चा और वगैरह वगैरह हटा करके सिर्फ लाभ का बात करें तो 60 गुना लाभ होता है। तो बस 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से भारत आता है। इस पर अपना फैक्ट्री भी स्थापित करता है। कहाँ पे? कोची में, फिर कन्नूर में, इसके अलावा गोवा में, गोवा द्वीप में, गोवा में और दमन में, यहाँ पे अपना अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। ये सब हमने पढ़ लिया। और कुछ एक्स्ट्रा आपको याद रखना है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, सबसे बाद में भारत छोड़कर गए थे। कब गए थे ये ईयर भी आपको याद रखना है, 1961 में गए थे। पुर्तगाली ने ही सबसे पहले तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी, आलू की खेती भी प्रारंभ की थी। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी पुर्तगालियों के द्वारा ही किया जाता है। कहाँ पे? तो गोवा में। कब? तो 1556 में। इतना सारा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय क्षेत्र के पुर्तगाली गवर्नर। अब देखते हैं पुर्तगाली में कुछ प्रमुख गवर्नर रहे थे, वो सब हमें पढ़ना है। तो 4 आपको याद रखना है। सबसे पहले है अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने कन्नूर, कोचीन, अंजादीव में किले का निर्माण करवाया और भारत के संदर्भ में इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये व्यापार संबंधित कुछ नीति था, व्यापार संबंधी एक नीति था पुर्तगालियों की, बस ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये आपको याद रखना है। अल्बुकर्क आपका इंपॉर्टेंट है। अल्बुकर्क के बारे में ये आपको याद रखना है कि यह भारत का दूसरा गवर्नर जनरल था। जनरल नहीं, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था और इससे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को ही माना जाता है। देखिए, भारत में बोलेंगे ना कि वास्तविक पुर्तगाली शक्ति को स्थापित किसने किया था, तो वो किया था अल्बुकर्क ने ही किया था। अल्बुकर्क, हालांकि ये दूसरा गवर्नर था। पहला कौन था? अल्मेडा। लेकिन अल्मेडा का भारत के साथ उतना व्यापार करने, मतलब भारत में उतना व्यापार वो नहीं कर रहा था। इसका जो नीति था वो था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके तहत हिंद महासागर में और अरब सागर में ये व्यापार किया करता था और इसी के लिए एक नीति बनाया था जो था ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मोड़ा, ये आपको याद रखना है। इसीलिए वास्तविक संस्थापक हो जाएगा अल्बुकर्क। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि भारत में, ये लाइन आपको याद रखना है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। 1510 एडी में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क को ही माना जाता है, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आउट हो रहा है। सबसे पहला, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को किसने अपनाया था, तो पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा। दूसरा क्वेश्चन आउट हो रहा है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कहाँ पे, भारत में, किसे माना जाता है, अल्बुकर्क को। और तीसरा क्वेश्चन ये कि गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो अल्बुकर्क ही था। 1510 ईस्वी में किया था। ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट है, बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिए। नोनो डी कुल्हा, ये है अल्बुकर्क के पश्चात नोनो डी कुल्हा गवर्नर बना। इसने 1530 एडी में पुर्तगाली प्रांतों की राजधानी कोची से बदलकर गोवा में स्थापित किया। और फ्रांसीसी डी सूजा,
अल्फांसो डी सूजा, अल्फांसो है, फ्रांसीसी हमने गलती से बोल दिया। तो नीनो डी कुल्हा के पश्चात मार्टिन अल्फांसो डी सूजा गवर्नर बना। इसके समय में प्रसिद्ध जेसुएट संत फ्रांसिस्को जेवियर ये गोवा आए थे। खाली जेवियर ही याद रखिए ना, काफ़ी है। तो ये 4 गवर्नर के बारे में आपको पढ़ना है, और ये जो शुरू का 2 गवर्नर है ये आपको याद रख लेना है। तो पुर्तगालियों के बारे में हमने पढ़ा, इससे संबंधित जितना इंपॉर्टेंट लाइंस बन सकते हैं वो हमने लिखा, और प्रमुख गवर्नर भी हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम लोग डच के बारे में। देखिए पुर्तगाली, उसके बाद आए थे अंग्रेज, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश को तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में ही हम लोग को पढ़ना है, तो इसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। ये सब छोटा छोटा है, डच, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग अंग्रेजों को देखते हैं। तो डच, तो 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलियस हाउटमैन था। कार्नेलियस हाउटमैन। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये आपका इंपॉर्टेंट है। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। इसने भी अपना सबसे पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया वो मसूलीपट्टनम में ही किया। डचों की रुचि भारत में नहीं अपितु इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइसलैंड में थी। यानी कि डचों का जो इंटरेस्ट था वो भारत में नहीं था। कहाँ पे था? तो इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने में इसका रुचि था, जहाँ पर मसालों का उत्पादन किया जाता था। फिर अंग्रेजों और डचों के बीच नवंबर 1759 में वेदरा का युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया, एवं इस युद्ध के बाद डचों का भारत में पतन हो गया। देखिए ये जो डच है ना, डचों के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यही है कि 1759 में होता है वेदरा का युद्ध। अब क्यों होता है इसके बारे में डिटेल्स में हमने पिछला क्लास में पढ़ रखा है। यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए कि वेदरा का युद्ध 1759 में हो रहा है, और इस युद्ध में डचों को अंग्रेजों के द्वारा परास्त कर दिया जाता है। जैसे ही डच परास्त हुआ तो जितने सारे यूरोपीय कंपनियाँ हैं यहाँ पे, इसमें एक यूरोपीय कंपनी सफाया हो गया, डच। अब बचा डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश और पुर्तगाली। तो डेनिश के बारे में अब हम लोग देखते हैं। उससे पहले फ्रेंच के बारे में हम लोग फ्रांसीसियों को देखते हैं। तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री क्वाल्बट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडियस ओरिएंटलिस कहा गया। इसमें आपको याद रखना है कि ये राजा का नाम लुई 14 फ्रांस के सम्राट थे लुई 14। इसी के टाइम पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईयर याद रख लेना है 1664 में। और इसको कंपनी देश इंडियस ओरिएंटलिस भी कहा जाता है, इसको कहा गया था। फिर 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आया। सिंपल सा, अब फ्रांसीसी भारत आया। इसने 1668 ईस्वी में सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना किया। कहाँ पे? सूरत में। कंपनी का स्थापना हुआ, भारत आया, व्यापार की कोठी स्थापित किया। ये 3 चीज़ हमने पढ़ा। स्थापना कब हुआ? तो 1664 ईस्वी में। भारत कब आया? 1667 ईस्वी में। और 1668 ईस्वी में सूरत में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया। फिर 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। यह आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रांसिस मार्टिन, याद रखना है। पांडिचेरी की स्थापना किया जाता है 1674 में। फिर डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लिया। अब डच यहाँ पे अंग्रेजों पर भारी पड़ रहा है, अंग्रेजों पर भारी नहीं पड़ रहा है, सॉरी गलती बोल दी है। हाँ, अंग्रेज फ्रांसीसियों पर भारी पड़ेगा, अभी नहीं, थोड़ा देर बाद।
तो यहाँ पे क्या हुआ, डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लिया। लेकिन 1697 में होता है रिजविक की संधि, और इस संधि के पश्चात पांडिचेरी वापस फ्रांसीसियों को मिल गया। तो यहाँ पे कोई खास नहीं हुआ, एक बार छीना गया, दूसरा बार में मिल गया। पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया था, यानी कि किला। फिर अब फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार में स्थित माहे और 1739 में कारिकाल पर अधिकार कर लिया। ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो मॉरिशस हो गया, माहे हो गया, कारिकाल हो गया, इन तीनों पर अधिकार किया जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा। अब 1742 ईस्वी के पश्चात फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच किस प्रकार से युद्ध होता है, ये पिछला क्लास में हमने बता रखा है अच्छे से। और 1760 में एक युद्ध होता है, बहुत खतरनाक युद्ध है, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध के तहत अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से सफाया कर देता है। इस युद्ध के बारे में भी हमने पिछला क्लास में पढ़ रखा है। वांडीवास का युद्ध होता है, फिर संधि होता है, ये हमने पढ़ा था, आप पिछला वीडियो को देख लीजिए। तो फ्रेंच में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लुई 14 के टाइम पे इसकी स्थापना हुआ था 1664 ईस्वी में। सबसे पहला जो व्यापारिक कोठी खोला गया था वो सूरत में खोला गया था। यह हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस टेबल में। फ्रेंच 1664 स्थापना, सूरत में स्थापना स्थल था, यानी कि सबसे पहला व्यापारिक केंद्र खोला गया था। फ्रांसिस मार्टिन आपका इम्पोर्टेंट है, इसने पांडिचेरी शहर की स्थापना किया था। एक टाइम फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया गया था। किसने छीना था, तो डचों ने, बाद में वापस हो गया। ये आपको याद रखना है। फोर्ट लुई निर्माण किया गया था कहाँ पे, पांडिचेरी के कारखाने में। किसने किया था, मार्टिन ने, फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 24 में मालाबार में माहे इसमें, और 1739 में कारिकाल पर अधिकार कर लिया था। फिर 1760 में हो जाता है वांडीवास का युद्ध। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित कर देता है। तो हमने डचों के बारे में पढ़ा, डच खत्म, फ्रांसीसी भी खत्म, बचा डेनिश और स्वीडिश। तो डेनिश और स्वीडिश जो है ना, इसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डेनिश और स्वीडिश अपना व्यापारिक कारखाना स्थापित नहीं कर सका था। हालांकि डेनिश कुछ किया था, लेकिन जब व्यापार करने नहीं सका, पता चल गया था कि अंग्रेज अब पैर जमा ही रहे। अंग्रेज़ों का कब्जा बहुत हद तक हो चुका था, प्लासी का युद्ध हो चुका था, बक्सर का युद्ध हो चुका था, पूरा का पूरा अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। तो डेनिश क्या किया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सारे व्यापारिक केंद्र दिया अंग्रेज़ों को बेच करके, अंग्रेज़ों को बेच दिया और यहाँ से चला गया। स्वीडिश भी यही गया था, स्वीडिश भी आया था, लेकिन जब यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सका तो वापस चल गया। यानी कि एक पुर्तगाली जो यहाँ पे लंबा टिका था, अंग्रेज, ये तो हम लोग पूरा हिस्ट्री में पढ़ भी कर रहे हैं अंग्रेज़ों के बारे में, और डच और फ्रेंच। तो डचों का सफाया हो गया, फ्रेंच का भी सफाया हो गया। किसने किया, अंग्रेज़ों ने। डचों का सफाया किया वेदरा के युद्ध में, और कौन सा था, और था ये फ्रांस वालों का सफाया किया वांडीवास का युद्ध में। ये हमने डचों के बारे में पढ़ा। वेदरा का युद्ध 1759 में डच खत्म। फिर फ्रांस के बारे में हमने पढ़ा, ये युद्ध 1760 में वांडीवास का युद्ध, इसमें आपका फ्रेंच खत्म। अब हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश, किस प्रकार से ब्रिटिश भारत में टिकता है, पहले हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। और ब्रिटिशों के बारे में तो हमने पिछला क्लास में पढ़ रखा है।
एक एक राज्य में किस प्रकार से कब्जा होता है। अवध को पढ़ा था, पंजाब को पढ़ा था, हैदराबाद को पढ़ा था, मैसूर को पढ़ा था, कर्नाटक को पढ़ा था, बंगाल को पढ़ा था। काफ़ी सारा टॉपिक हमने पढ़ा। सारा का सारा प्रांतों में अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ है। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध अंग्रेज़ों के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि प्लासी का युद्ध के बाद बंगाल हो गया अंग्रेज़ों के अधीन और बक्सर के युद्ध के बाद पूरा का पूरा भारत अंग्रेज़ों के हवाले। ये सारा चीज़ हमने पिछला क्लास में पढ़ रखा है। वही चीज़ को हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं ब्रिटिशों में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। कुछ कुछ नया नया फैक्ट्स भी है, उसको आप सीधा सीधी याद रख लीजिए। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी, नाम है एलिजाबेथ प्रथम, ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार प्रदान किया। तो रॉयल चार्टर आपका एक एक्ट था, महारानी का एक एक्ट था उस टाइम एलिजाबेथ के द्वारा, और इसी के तहत अंग्रेज आया था यहाँ पे व्यापार करने, अपना कंपनी बना करके। उस कंपनी का नाम क्या था, वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1608 ईस्वी में इस कंपनी ने भारत के पश्चिम तट पर स्थित सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। देखिए, अंग्रेज आया था यहाँ पे, तो सबसे पहला व्यापारिक फैक्ट्री खोलने का डिसीजन लिया था सूरत में, और कैप्टन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। देखिए, अंग्रेज यहाँ पे सबसे पहले आया था, हमने ये चीज़ पढ़ रखा था मिडेवल हिस्ट्री में ही। हाँ, जब अकबर के बाद जब जहांगीर वहाँ पे शासक बनता है, तब जब वहाँ पे पहुँचा कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में, तब उसको नहीं लगा था कि ये जहांगीर है, उसको लगा कि अकबर है। तो जहांगीर को ही अकबर समझ करके अपना फरमान सुनाया था, यानी कि व्यापार करने के लिए अनुमति मांगा था। लेकिन जहांगीर उसको परमिशन नहीं दिया, बल्कि इंग्लिश खान की उपाधि देकर वापस आ गया था। इंग्लिश खान की सिर्फ उपाधि दिया था कैप्टन हॉकिंस को। उसके बाद पहुंचा टॉमस रो जब पहुंचा था, तब उसको व्यापार करने का अनुमति मिल गया था। और फिर जब फर्रुखसियर शासक बनता है, मुगल शासक फर्रुखसियर, तो इसने तो पूरा एकदम लिखित में ही अधिकार दे दिया कि जाइए आप व्यापार कीजिए। ये सारा चीज़ हमने पढ़ रखा है। तो वही सब बात है कि 1608 ईस्वी में इस कंपनी ने भारत के पश्चिम तट पर सूरत में व्यापार करने के लिए व्यापारिक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया था, और कैप्टन हॉकिंस को मुगल शासक, जिनका नाम रहता है जहांगीर, इसके दरबार में भेजा शाही आज्ञा लेने के लिए। एक शाही फरमान के परिणाम स्वरूप कंपनी को पश्चिमी तट पर अनेक स्थानों पर फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई, और अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम और 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, नहीं ठीक है, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित की, किंतु शीघ्र ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें प्रदान कर दिया था। देखिए, यहाँ पे हमने जो लाइन लिखा है ना, कैप्टन हॉकिंस के बाद एक लाइन और ऐड किया जा सकता है, टॉमस रो वाला, हालांकि हमने यहाँ पे ऐड किया है ये चीज़, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस के पास भेजा व्यापार की छूट, व्यापारिक छूट प्रदान करने के लिए, लेकिन कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि देता है जहांगीर ने, इंग्लिश खान की, और उसको व्यापारिक छूट प्रदान नहीं करता है, लेकिन उसके पास एक शाही फरमान था अंग्रेज़ों के पास। इसी के कारण कंपनी को पश्चिमी तट पर कई स्थानों पर फैक्ट्रियाँ खोलने की आज्ञा दे दी गई थी। कहाँ कहाँ पे? तो मछलीपट्टनम में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने देखिए, दक्षिण में सबसे पहला मछलीपट्टनम में उसने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया था 1611 ईस्वी में, और ये आपको याद रखना है कि अंग्रेज़ों का दक्षिण में सबसे पहले फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था 1611 एडी में, लेकिन शीघ्र ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया था।
जिसका पट्टा वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें प्रदान किया था। सबसे पहले मछलीपट्टनम, लेकिन तुरंत ही अपना जो व्यापारी केंद्र है वो मद्रास स्थापित कर लिया था। और वहाँ पे स्थापित जो किया था अपना जो व्यापारिक केंद्र है, वो वहाँ के राजा ने उसको वहाँ पे पट्टा यानी कि कुछ ज़मीन प्रदान किया था। फिर है, राजा ने उस स्थान की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्का ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि बंदरगाह यानी कि इस शर्त पर दिया था कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग, चुंगी यानी कि टैक्स जो भी वहाँ पे टैक्स होगा उसका आधा भाग राजा को दिया जाना चाहिए। और इसी स्थान पर अपने फैक्ट्री के आसपास अंग्रेजों ने एक किला बनवाया था जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि सबसे पहले देखिए 1608 ईस्वी में कंपनी ने भारत में पश्चिम तट पर सूरत में फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किया जाता है। उसके बाद अंग्रेजों को पश्चिमी तट पर कई सारे स्थानों में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मिल गई थी। उसके बाद उसने सबसे पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया वो मछलीपट्टनम था 1611 एडी में। कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में। क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों ने दक्षिण में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया, तो मछलीपट्टनम। उसके बाद ये तुरंत ही अपनी गतिविधियों का केंद्र यानी कि अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र मद्रास में स्थापित किया और इसके लिए वहाँ के राजा ने उसको सहायता प्रदान किया था पट्टा देने में। फिर राजा ने उस स्थान को किलाबंदी करने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, वहाँ पे सिक्का ढालने के लिए अनुमति दिया था, लेकिन कुछ शर्त लगा दिया था। शर्त क्या था कि जितना भी टैक्स वहाँ पे मिलेगा उसका आधा भाग राजा को मिलना चाहिए, क्योंकि राजा को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। और इसी कारण से इसी स्थान पर फैक्ट्री के आसपास अंग्रेजों ने एक किला बनवाया था, उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इतना तक आपको याद रखना है, बाकी तो हम लोग सारा चीज़ पढ़े ही है। 1615 ईस्वी में अंग्रेज का राजदूत जिसका नाम रहता है टॉमस रो, मुगल बादशाह से साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियाँ खोलने की अधिकार मांगा था और उसको मिल गया था। टॉमस रो जब गया जहांगीर के पास, तब उसको व्यापार करने की छूट पूरा का पूरा मतलब सभी जगह में भारत के सभी भागों में मिल गया था। मुगल बादशाह से साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियाँ खोलने का अधिकार मिल गया था। एक शाही फरमान जारी करवाने में सफल रहा था। मतलब लाइन तो थोड़ा अलग अलग करके हमने पढ़ दिया, इसलिए कन्फ्यूज हो गए होंगे। 1615 ईस्वी में अंग्रेज राजदूत टॉमस रो मुगल बादशाह से साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियाँ खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करवाने में सफल रहा। ये लाइन है। फिर 1622 एडी में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था, तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया। यानी कि बम्बई यानी कि अभी का नाम मुंबई को उसको दहेज के रूप में मिल गया था। तो यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय जो है वो अंग्रेज है और राजकुमारी कैथरीन कौन है? पुर्तगाली है। तो अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच यहाँ पे एक संबंध स्थापित हो जाता है और पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को यानी चार्ल्स द्वितीय को बम्बई जो दिया वो दहेज में दिया था, बम्बई कंप्लीट दे दिया था, बम्बई द्वीप। फिर 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। तो सुनहरा फरमान भी व्यापार से ही संबंधित है। इसके माध्यम से गोलकुंडा में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई वहाँ के सुल्तान के द्वारा। फिर 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फर्रुखसियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। तो ये भी हमने मिड लेवल में पढ़ रखा था कि हैमिल्टन जो था वो अंग्रेज़ों का एक डॉक्टर था। फर्रुखसियर को कुछ बीमारी हो चुका था, फर्रुखसियर को कुछ लाइलाज बीमारी हो गया था और वो ठीक नहीं हो रहा था। तो हैमिल्टन गया, इसको ठीक कर दिया। तो फर्रुखसियर हैमिल्टन से खुश हो गया और अंग्रेज़ों को व्यापार करने का एक शाही फरमान जारी कर दिया।
इसी को हम लोग अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा कहते थे। फिर है फरमान के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर 3,000 रुपया चुका करके निःशुल्क व्यापार करने और बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। उन्हें वही कर देने पड़ते थे जो भारतीयों को भी देने पड़ते थे। और ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा है। ये सब वही बात है जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ रखा है। तो 3 चीज़, सबसे पहले अंग्रेज जाता है सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस जाता है अकबर के पास, लेकिन उसको लगा कि यही अकबर है जिनके पास गया था, लेकिन वो अकबर नहीं था। कौन था? इसका बेटा था जिसका नाम था जहांगीर। गया था व्यापार में छूट मांगने के लिए। व्यापार में पूरा छूट तो नहीं मिलता है। उसके बाद थॉमस रो जब जाता है तो थॉमस रो को वहाँ पे व्यापार करने की अनुमति मिलता है। उसके बाद हैमिल्टन जो था वो अंग्रेज़ों का डॉक्टर था। ये जब फ़र्रुखसियार का इलाज कर देते हैं तो फ़र्रुखसियार पूरा का पूरा व्यापार में छूट प्रदान कर देता है। तो ये 3 चीज़ हो गया। और अंग्रेज सबसे पहले आए थे तो सूरत में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किए, दक्षिण भारत में स्थापित किए मछलीपट्टनम में। फिर मद्रास का शासक उसको वहाँ पे ज़मीन दिया था स्थापित करने के लिए, अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, और कुछ कंडीशन रख दिया था कि वहाँ पे जितना भी टैक्स मिलेगा उसको आधा भाग देना पड़ेगा। फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ पे एक किला बनवाया, नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इतना सारा चीज़ हमने अब तक पढ़ा। फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है कैथरीन से। कैथरीन पुर्तगाली था, चार्ल्स द्वितीय था अंग्रेज ब्रिटिश। बदले में पुर्तगालियों ने बम्बई का द्वीप दे दिया था दहेज में। फिर सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासकों द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किया गया। इसमें भी अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट मिल गया। उसके बाद 1757 में हो जाता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेजों को पूरा का पूरा बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया, यानी कि अब बंगाल में ये व्यापार कर सकता था। तो वही है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे, और इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया। फिर 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। ये सब हमने डिटेल्स में पढ़ रखा है पिछला क्लासों में, इसलिए डिटेल्स हम लोग यहाँ पे नहीं जानेंगे। हालांकि डिटेल्स ही है, इतना ही जानना है आपको। और अगर कहानी समझना है तो कहानी है, हमने बताया पिछला क्लास में। तो बक्सर का युद्ध के बाद 1765 में अंग्रेजों एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में एक संधि होता है, इलाहाबाद की संधि। इस संधि के तहत क्या होता है, तो अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन लगा दिया, और इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका मिला। क्वेश्चन पूछेगा द्वैत शासक के जनक कौन है, तो पिछला क्लास में हमने अच्छे से बता रखा है, रॉबर्ट क्लाइव थे। द्वैत शासन क्या है ये भी हमने बता रखा है। फिर 1759 में अभी हमने पढ़ा और पिछला क्लास में भी पढ़ा था, वेदरा का युद्ध होता है। अंग्रेजों ने डचों को सफाया किया इस युद्ध में। फिर 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध। इसमें फ्रांसीसियों को पराजित किया अंग्रेजों ने, और इस प्रकार से भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई भी बड़ी शक्ति नहीं बची, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। यानी कि सारा चीज़ हो गया, अब अंग्रेज यहाँ पे शासन करने लगे। 1760 में वांडीवास का युद्ध के बाद अंग्रेजों का कब्जा हो गया, अंग्रेज यहाँ पे शासन करने लगे, खूब शासन किए। उसके बाद आता है 1857 का समय, और एक महाक्रांति होता है, या विद्रोह भी बोल सकते हैं। ये था 1857 की क्रांति, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो लास्ट लाइन हमने वही बातों को लिखा है कि इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई भी बड़ी शक्ति नहीं बची। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। अंग्रेज कंपनी को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा था। अब जो कंपनी था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी के लिए नहीं, अब खुद के लिए काम करने लगा, अपना पैकेट गर्म करने लगा, और बेवजह मतलब जो मर्जी वो करो, किसी का ज़मीन हड़प लो, किसी का मतलब
हर तरीके से फ़ायदा लूटना चाहता था अंग्रेज। और किस प्रकार से फ़ायदा लूटना चाहता था ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है, झारखंड जीके में भी पढ़ा था, झारखंड में क्या क्या अत्याचार किया था अंग्रेज सब। तो भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमज़ोर पड़ रहा था। यानी कि वहाँ का जो राजा था उसका भी नियंत्रण अब अंग्रेजों पर नहीं रहा। तो एक क्रांति होता है 1857 की क्रांति, उसके बाद मामला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो 1857 की क्रांति आपका इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो ये था अंग्रेज़ों के बारे में, ब्रिटिश के बारे में हमने कंप्लीट किया। इसमें नया कुछ नहीं है, नया कुछ क्या रहेगा, हमने पिछला क्लास में ही ऑलमोस्ट टॉपिक को पढ़ लिया था। यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने अरेंज कर दिया कि कितने सारे यूरोपीय कंपनियाँ भारत आया था और लास्ट में आखिरकार अंग्रेज किस तरीके से शासन किया और सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही क्यों बचा। पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, इतना सब कुछ आया था, मतलब इतना सारा कंपनियाँ आया था, लेकिन इसमें से 2 कंपनी तो शासन कर नहीं सका और 2 कंपनी चला ठीक ही ठाक, लेकिन मांडीवास का युद्ध और वेदरा का युद्ध में ख़त्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज बचा और पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों का भी उतना नियंत्रण नहीं था, कुछ कुछ क्षेत्रों में था, पूरा का पूरा भारत में था अंग्रेज। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो आज का क्लास देखने के लिए थैंक यू।